फलतः देर से स्खलित होता है। स्त्रियों की प्रवृत्ति इसके विपरीत होती है। प्रथम समागम में मंदवेग होती है, फलतः देर से स्खलित होती है, लेकिन उस समय पुनः मैथुन करने पर वे चंडवेग होने से शीघ्र स्खलित हो जाती है। यह अपने स्थान से च्युत धातु रज और वीर्य के क्षय होने तक रहता है। च पुरुष धातु क्षय इति प्रायोवादः। समागम में पुरुष स्त्री से पहले ही स्खलित हो जाता है, यह प्रायः देखा जाता है। मृदुत्वादुपमृद्यत्वानिसकचिव योषितः प्राप्नुवन्त्याश्रुताः प्रीतिमित्याचार्या व्यवस्थिताः। जो स्त्रियां स्वभावतः कोमलांगी है और जो कठोर अंगम वाली, फलतः आलिंगन, चुंबन, कुचमर्दन आदि बाह्य उपचारों से उपमर्दन करने योग्य है, वे सभी समुचित रीति से समागम करने पर शीघ्र ही रतिसुख प्राप्त कर लेती है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। एतावदेव युक्तानां व्याख्यातम् मंदानामवबोधार्थं प्रवश्यते। स्त्री पुरुष के समागम के विषय में विद्वानों के लिए इतना विवेचन ही पर्याप्त है। मंदबुद्धि व्यक्तियों को समझाने के लिए अब इसे विस्तार से करेंगे। अभ्यासादभिमानाच्च तथा संप्रत्ययादपि विषयेभ्यश्च तंत्रज्ञाः। प्रीति के भेद कामशास्त्र के आचार्यों का मत है कि प्रीति 4 प्रकार की होती है। आभ्यासिको निंतर कर्मों के अभ्यास से उत्पन्न, आभिमानिको संकल्प मात्र से उत्पन्न, संप्रत्ययात्मिका विश्वास से उत्पन्न और विषयात्मिका विषयों से उत्पन्न। शब्दादिभ्यो बहिर्भूता या कर्माभ्यास लक्षणा प्रीति ही साभ्यासिको ज्ञेया मृगयादिषु कर्मसु। आभ्यासिक प्रीति शब्दादिक के अतिरिक्त कर्मों में निरंतर लगे रहने से जो प्रीति उत्पन्न होती है, वह अभ्यास से बढ़ने के कारण आभ्यासिक कहलाती है, जैसे मृगया शिकार आदि कर्मों में देखी जाती है। अनभ्यस्तेष्वपि पुरा कर्मस्व विषयात्मिका संकल्पा जायते प्रीतिरयाम सा स्यादाभिमानिक की। अभिमानिकी प्रीति पहले जिन कर्मों का अभ्यास न किया हो, उनमें संकल्प मात्र से जो प्रीति उत्पन्न होती है, वह विषयों से उत्पन्न होने वाली प्रीति से भिन्न अभिमानिकी कहलाती है। प्रकृतिर्या तृतीयस्याः स्त्रियाश्चैवोपरिष्टके तेषु तेषु च वैज्ञेया चुंबनादिषु कर्मसु। जैसे नपुंसकम और स्त्रियों को औपरिष्टक मुखमेथुन में जो प्रीति होती है, वह मानसिक कहलाती है, वैसे ही आलिंगन, चुंबन, कुचमर्दन, नखक्षत, दंतक्षतम आदि में स्त्री पुरुषों की जो प्रीति होती है, वह मानसिक ही है। यत्र प्रीतिकारणे तन्रज्ञैः कथ्यते सापि प्रीति ही संप्रत्ययात्मिका। संप्रत्ययात्मिका प्रीति जब किसी अपरिचित व्यक्ति पर यह वही है इस प्रकार प्रीति को जाती है, उसे कामशास्त्र के आचार्य संप्रत्ययात्मिका विश्वास से उत्पन्न प्रीति कहते हैं। तिर्विषयात्मिका सा तदर्थाश्चेतरा अपि द विषयात्मिका प्रीतिन्द्रियों के विषयों से होने वाली प्रीति विषयात्मिका प्रीति कहलाती है। यह सर्वप्रधान और प्रत्यक्ष सिद्ध है, फलतः शेष तीनों प्रीतियों उसी के निमित्त है। प्रीतिरेताः परामृश्य शास्त्रतः शास्त्रलक्षणाः यो यथा वर्तते भावस्तम तथैव। प्रीतियों का उपयोग इन चारों प्रकार को प्रीतियों को शास्त्र से भली भांति समझ कर स्त्री और पुरुष के भाव के अनुरूप ही इनका इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों को प्रीति नित्य निरंतर बढ़ती रहे। रतावस्थान प्रकरण नामक प्रथम अध्याय संपन्न। द्वितीय अध्याय आलिंखनादि विचार प्रकरण संप्रयोगात्खम चतुष्षष्टिरित्याचक्षते। कामशास्त्र के पूर्ववर्ती आचार्यों ने संप्रयोग संभोग के 64 अंग कहे हैं। क्योंकि उनके ग्रंथों में 64 प्रकरण है, इसलिए उनका कथन असंगत नहीं माना जा सकता। शास्त्र में वेदम चतुष्षष्टिरित्याचार्यवादः। कामशास्त्र का ही पर्याय चतुष्षष्टि है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। कलानां चतुष्षष्टित्वातासां च कलासमूहो वा चतुष्षष्टिरिति ऋचां दशतयीनां च यहापे पंचालसंबंधाच्च बहुचैर्यशा पूजार्थसंज्ञा प्रवर्तिता इत्येके। शून्यम के च के ले एकम त एकम। विद्यासमुद्देश प्रकरण में गीत आदि 64 कलाएं कही गई है और पांचाल 64 काम कलाओं को विवेचना करते हैं। ये दोनों ही कलाम संप्रयोग का अंक बनती हैं। अतः चतुष्षष्टि शब्द न केवल कलाओं अपितु कामशास्त्र और उसके प्रयोजन संप्रयोग के लिए भी प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार ऋग्वेद में 10 मंडल होने के कारण उसे दशतई भी कहा जाता है, उसी प्रकार संप्रयोग में 10 अध्याय होने से उसे भी दशतई कहा जाता है, क्योंकि दशतई का वैसा ही अर्थ यहाँ भी है। क्योंकि सांप्रयोगिक अधिकरण के स्वतंत्र व्याख्याता बाब्रव्य ने ही ऋग्वेद को 64 अध्यायों में विभक्त किया था,
अतएव ग्रंथकार के प्रति अनुराग और महत्व प्रकट करने के लिए ही कामशास्त्र को भी 64 अध्यायों वाला कहा जाने लगा। ऐसा भी कई आचार्यों का मत है। अष्टानामष्टधा ब्राह्मलीरन, चतुष्षष्टि का स्वरूप आलिंगन, चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत, संवेशन, शीतकार, पुरुषायत, विपरीत रते और औपरिष्टक, मुखमेथुन, इन 8 अंकम के 8 भेद होने के कारण संप्रयोग के कुल 64 भेद हो जाते हैं। यह आचार्य वाब्रव्य के अनुयायियों ऋषियों का मत है। विकल्पवर्गाणामष्टानां प्रहननविरुत पुरुषोपसुपतचित्ररतादीनामन्येषामपि वर्गाणामः यथा सप्तपर्णो वृक्ष पंचवर्णो बलिरिति वात्स्यायनः। वात्स्यायन द्वारा खंडन, क्योंकि आलिंगनादिकों में प्रत्येक के 8 भेद नहीं होते, किसी के कम होते हैं और किसी के अधिक, तथा इनके अतिरिक्त प्रहनन, विरुत, पुरुषोपसृप्त और चित्ररथ आदि अन्य वर्गों का भी सांप्रयोगिक अधिकरण में प्रवेश देखा जाता है। अतः वाब्रव्य के अनुयायी का उक्त कथन प्रायोवाद मात्र है। संप्रयोग को 64 अंग वाला मानना वैसा ही प्रायोवाद है जैसे सप्तपर्णम सप्तपत्र कह देने से 56 वृक्ष को 7 पतों वाला एवं पंचवर्णम कह देने से बलि को 5 रंगों वाला मानना, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का प्रत है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सप्तपर्णम नाम होने से 56 7 पतों वाला और पंचवर्णम नाम होने से बलि पुच्छ वर्णम वाली नहीं हो जाती, उसी प्रकार चतुष्षष्टि नाम रखे जाने से संप्रयोग 64 अध्यायों वाला नहीं हो जाता। तथा समागतयो हो एते, जो प्रेम पात्र पहले मिले नहीं है, उनमें परस्पर अनुराग को द्योतित करने के लिए 4 प्रकारम के आलिंगन होते हैं: स्पृष्टक, विद्धक, उद्दृष्टक और पीड़ितक। सर्वत्र संज्ञार्थेनैव कर्मतिदेशः। स्पृष्टक, विद्धक आदि शब्द ही अपने अभिधेय कर्म को व्यक्त कर देते हैं। इन पारिभाषिक शब्दों से अर्थ स्वतः विदित हो जाता है, अतएव इनको परिभाषाम देने को आवश्यकता भी नहीं है। समुखागतायां प्रयोज्यायामन्यापदेशेन गच्छतो गात्रेण गात्रस्य स्पर्शनम। स्पृष्टक किसी बहाने से आती हुई नायिका के शरीर से अपने शरीर को छुआ देना ही स्पृष्टक आलिंगन है। प्रयोज्यम स्थितमुपविष्टम वा व्यजने गृह्णति पयोधरेण तामवपीड्य गृह्णीयादिते। विद्धक नायिका भी जब एकांत में खड़ या वैद्य नायक को देखकर किसी वस्तु को रखने या लेने के बहाने अपने स्तनों को उससे छुआ दे, और नायक भी अनुराग समझकर उसे सृष्टक और विद्धक आलिंगनों का प्रयोग तभी किया जाता है लर दोनों के मध्य अधिक वार्तालाप न हो। तमसि जनसंबाधे व्यजने वात शनकैर्गच्छतोर्नातिहृस्वकालमुद्धर्षणं परस्परस्य। उद्दुष्टक अंधकार में, भीड़ भरे स्थान में अथवा निर्जन स्थान में धीरे धीरे चलते हैं चिरकाल तक एक का शरीर दूसरे के शरीर से घर्षण करता रहे तो उसे उद्दृष्टक कहते हैं। तदेव कुड्यसंदंशेन स्तंभसंदंशेन वा स्फुटकमवपीडयेदिति पीड़ित। पीड़ितिक वह उद्दृष्टक आलिंगन ही यदि दीवार या स्तंभ के सहारे हो तो नायक और नायिका दोनों के शरीरों के परस्पर पीड़न के कारण पीड़ितिक कहलाता है। पीड़ितक आलिंगन में नायक और नायिका दीवार या स्तंभ के सहारे एक दूसरे के शरीर को अच्छी तरह दबाते हैं। तदुभयमवगत परस्पराकारयो हो। उद्दृष्टक और पीड़ितक आलिंगन उन नायक नायिकाओं के लिए है जो परस्पर प्रीति से अवगत हों लेकिन समागम न हो। लताविष्टितकम वृक्षाधिरूढ़कम तिलतंडुलकम क्षीरनीरकमेति 4 संप्रयोग काले। सुरत के समय 4 आलिंगन अधिक उपयुक्त रहते हैं: लताविष्टितक, वृक्षाधिरूढ़क, तिलतंडुलक और क्षीरनीरक। लतेव शालमाविष्टयन्ति चुंबनार्थम उद्धृत्य मंदसीत्कृता तमादिता वा किनिद्रामणीयकम। लताविष्टितक जिस प्रकार लता शाल के वृक्ष से लिपटती है, उसी प्रकार नायिका नायक से लिपटती हुई उसके मुख को चुंबन के लिए तनिक नीचे झुकाए, उसके राग को उद्दीप करती है मंद शीतकार करे, अथवा उससे लिपटी हुई ही किसी रमणीय वस्तु स्तनादि काम के नद्रों अथवा नायककृत नख दंत क्षतों आदि का अवलोकन करे, यह लताविष्टितक आलिंगन है। चरणेन चरणमाक्रम्य द्वितीयनोरुदेशमाक्रमन्ति विष्टयन्ति वा तत्पृष्ठसक्तैक बाहुद्वितीयनां समवनमयन्ति ईशन्मन्दशीत्कृतकुजिता चुंबनार्थमेवाधिरोधुमिच्छेदिते। वृक्षाधिरूढ़क नायिका अपना एक पैर नायक के पैर पर रखकर दूसरे पैर से नायक की जोवों को दबाती है या लपेटती है और अपना एक हाथ नायक की पीठ पर रखकर दूसरे हाथ से उसके कंधे को झुकाकर मंद मंद शीतकार करती हुई उसके अधरों का चुंबन करने के लिए नायक रूपी वृक्ष पर चढ़ने की चेष्टा सी करती दैर्घ्य दशग्न एकम कहलाता है। तदुभयम स्थित कर्म
लताविष्टितक और वृक्षाधिरूढ़ ये दोनों आलिंगन समागम से पूर्व खड़े हुए ही किए जाते हैं। शयनगतावेवरु व्यत्यासम भुज व्यत्यासम च ससंघर्षमेव घनम संस्वजेते। तिलतंडुलक शैया पर लेटे हुए नायक और नायिका अपनी भुजाओं और पैरों को विपरीत रूप में मिलाते हैं, संघर्षपूर्वक दृढ़ालिंगन करे, यह आलिंगन तिलतंडुलक कहलाता है। रागान्धावनपेक्षितात्ययो परस्परमनुविशत एवोत्संकतायामभिमुखोपविष्टायाम शयने वेदे। क्षीरजलकरागाधिक्य के कारण विवेकहीन बने नायक और नायिका हानि को चिंता छोड़कर जब एक दूसरे में प्रविष्ट सा हो जाने को लालसा से प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं तो वह आलिंगन क्षीरजलक कहलाता है। यह आलिंगन उसी स्थिति में संभव है जब नायिका अपने पैर नायक की कमर में फंसाकर उसकी ओर मुख करके गोद में बैठी हो अथवा दोनों शया पर एक दूसरे को ओर मुख कर लेटे हुए हों। तदुभयम रागकाले। तिलतंडुलक और क्षीरजलक ये दोनों आलिंगन समागम से पूर्वम राग के प्रचंड हो जाने पर ही करने चाहिए। इत्युपगुहनयोगा बाब्रवीयाः। आचार्य बाब्रव्य के अनुयायियों शिष्यों द्वारा कथित आलिंगन के भेद समापहरे। सुवर्णनाभस्य। आचार्य सुवर्णनाभ के मत से आलिंगन के 4 अन्य भेद अधिक हैं, जिनमें पुरुष के किसी एक अंग का स्त्री के उसी अद्ध द्वारा आलिंगन किया जाता है। तत्वरुसंदशेनैकमुरुमुरुद्वयं वा सर्वप्राणम। उरूपगुहन जब एक दूसरे को और मुख करके करवट के बल लेटे हैं, नायक या नायिका एक दूसरे की एक या दोनों जम को अपनी जोगों में लेकर संडसी को तरह पूरी शक्ति से दबाएं तो उरूपगृहन आलिंगन होता है। जघनेन जघनमवपीड्य प्रकीर्यमाण के सहस्ता नखदशन प्रहनन चुंबन प्रयोजनाय तदुपरे। जघनोपगृहनपने बिखर है बालों को हाथ में लिए हुए नायिका नायक के जघनस्थल को अपने जघनस्थल से दबाती है। नखक्षत दंतक्षत और प्रहनन का उद्देश्य स्तनाभ्यामुरः प्रविश्य तत्रैव स्तनालिंगनमः। स्तनालिंगन जब नायिका अपने वक्ष को पुरुष के वक्ष पर झुकाकर स्तनों का भार उसके ऊपर रख दे और दृढ़ आलिंगन करे तो उसे स्तनालिंगन कहते हैं। मुखे मुखमास जाक्षिणी अक्ष्णोर्ललाटेन सा ललाटिका। ललाटिका मुख के सामने मुख करके और आंखें में अखिम मिलाकर मस्तक से मस्तक को दनाए, इस आलिंगन को ललाटिका कहते हैं। संवाहनमप्युपगुहन प्रकार में तेके मन्यन्ते। कुछ आचार्य संवाहन मुद्दियों से अंग दबाना को भी आलिंगन मानते हैं, क्योंकि इसमें भी स्पर्श सुख होता है। पृथकालत्वाद्धिज्ञ प्रयोजनत्वादसाधारणत्वात्रेति वात्स्यायनः। क्योंकि संवाहन का समय आलिंगन संभोग काल से भिन्न है, उसका प्रयोजन थकान दूर करना है, रति सुख देना नहीं, और संवाहन का सुख एक को मिलता है जबकि आलिंगन का नायक नायिका दोनों को फलतः संवाहन को आलिंगन प्रकार नहीं माना जा सकता, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। पृच्छतां शृण्वतां वापे तथा कथयतामपे उपगुहविधि कृत्स्नम विरंसा जायते। आलिंगन का महत्व आलिंगन को विधि को पूछते सुनते और कहते हुए ही मनुष्य को रमण को इच्छा जागृत हो जाती है। यशास्तिताः संयोगा रागवर्धनाः आदरेणैव प्रयोज्याः सांप्रयोगिकाः। अशास्त्रीय योग जो योगशास्त्र में न कहे गए हो लेकिन रागवर्धक और कामोत्तेजक हो, संभोग के समय उनका भी आदरपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। शास्त्राणां विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः रतिचक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्रं न च क्रमः। अशास्त्रीय योगों के उपयोग का कारण मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान तभी तक रहता है जब तक राग मंद रहता है। राग के प्रचंड होने पर तो मनुष्य कामांध हो उठता है और तब उस न शास्त्र के ज्ञान का ध्यान रहता है और न उसमें कथित आलिंगन चुंबन आदि के क्रम का ही। आलिंगन विचार प्रकरण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। तुतिक ओश्याय चुंबनादि विकल्प प्रकरण चुंबनन खदशन छेद्यानां न पौर्वापर्यमस्ते। प्राक्संयोगादिशां प्राधान्येन प्रयोगः प्रणनसीत्कृतयोश्च संप्रयोगे। चुंबन नखक्षत दंतक्षत इन तीनों में पूर्वम और अपर का क्रम नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही उपक्रियाएं राग के योग से होती है। प्रायः समागम से पूर्वम काम को उत्तेजित करने के निमित्त इनका प्रयोग होता है। समागम के समय तो केवल प्रहनन और शीतकार का ही प्रयोग होता है। सर्वत्र इति वात्स्यायनः। चुंबन आदि सभी उपक्रियाओं का प्रयोग शिश्न प्रवेश के पहले और बाद में सर्वत्र किया जा सकता है, क्योंकि इनके प्रयोग में नायक नायिका दोनों के राग की अपेक्षा नहीं है। यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। तानि प्रथमरते नातिव्यक्तानि विश्रवधिकायां विकल्पेन च प्रयुञ्जीत तथा भूतत्वाद्रागस्य ततः परमतित्वरया विशेषवत्समुच्चयेन।
प्रथम समागम में चुंबन आदि का एक साथ और अतिव्यक्त प्रयोग नहीं करना चाहिए और कुछ विशुद्ध नायिका में इनका वैकल्पिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि राग को यही रीति है। नायिका के पूर्णम विश्रब्द हो जाने पर राग और रति के बढ़ जाने पर राग को प्रदीप्त करनम भटकाने के लिए इनका शीघ्रतापूर्वक और एक साथ प्रयोग करना चाहिए। ललाटालक कपोलनयन वक्षहस्तनोष्ठांतरमुखेषु मस्तक, केश, कपोल, नत्र, वक्ष, स्तन, ओष्ठ और मुख का आंतरिक भाग ये चुंबन के स्थान हैं। लाटवासियों को रीति लाट देश के निवासी योनि के ओष्ठों, जदोम के संधिस्थलम और कोख का भी चुंबन करते हम। रागवशादेश प्रवृत्तिश्च सन्ति तानि तानि स्थानानि न तो सर्वजन प्रयोज्यानीति वात्स्यायनः। स्थानों पर वात्स्यायन की व्यवस्था जो व्यक्ति रागवश या देशाचार के कारण जोंग आदि स्थानों का चुंबन करते हैं, ये स्थान उन्हीं के चुंबन के योग्य हैं। शिष्टजनों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तद्यथा निपितकम स्फुरितकम घटैतकमिति त्रीणि कन्या चुंबनाने। कन्या के चुंबन कन्या या नवपरिणीता जिसने किसी पुरुष के साथ समागम न किया हो, फलतः जो अश्यतयो ने हो, का चुंबन 3 प्रकार से होता है: निमितक, स्फुरितक और घटितक। बलात्कारेण नियुक्ता मुखे मुखमादते न तु विचेष्टत एते। पर मन के लिए नियुक्त की गई नायिका जब अपना मुख नायक के मुख पर रख दे, लेकिन संकोच तो पंच निमितक चुंबन कहते हैं। वदने प्रवेशितम चौष्ठम मनागपत्रपादग्रहीतुमिच्छन्ति स्पंदयति स्वमोष्ठ नोतरमुत्साहत एते। स्फुरितक नायक द्वारा अपना अधर नायिका के मुख में रख देने पर संकोच के शिथिल हो जाने के कारण जब नायिका के अधर को पकड़ने की इच्छा से अपने अधर को फटकाए, लेकिन लजनावश ऊपर के ओष्ठ को न चलाए, तो इस चुंबन को स्फुरितक कहते हैं। ईषत्परिगृह्य विनिमीलितनयना करेण च तस्य नयने अवच्छादयन्ती जह्वाग्रेण घटयते एते। घटित कलजा के कुछ अधिक हट जाने पर जब नायिका अपने मुख में रखे नायक के अधर को अपने ओष्ठों में दबाकर ओंखिम बंद करके तथा अपने हाथों से नायक के नयनम को भी बंद करके जिह्वा के अग्रभाग को उसके ओष्ठों पर रगड़े, तो यह घटितक चुंबन कहलाता है। समम तिर्यगुदभ्रांतमवपीडितकमिति चतुर्विधमपरे। शेष नायिकाओं के चुंबन नवपरिणीत नायक नायिकाओं के अतिरिक्त शेष के 4 प्रकार के चुंबन होते हैं: सम, उद्भ्रांत और अवपीडितक। अंकलिसंपुटेन पंडीकृत्य निर्दशनमोष्टपुटेनावपीडयेदित्यवपीडितकम पंचममपे। आकृष्ट चुंबन, अद्भुता और तर्जनी अंकल से नायिका के अधर को गोल करके अपने दोनों ओष्ठों से बिना दांत लगाए ही उसका अवपीडन, अवपीडितक नामक 5 चुंबन है। द्यूतम चात्र चुंबन। द्यूत नायक और नायिका को एक दूसरे के अधर चुंबन को बाजी शर्त भी लगानी चाहिए। पूर्वमधर संपादनेन जितमेदम। चुंबन द्यूत का लक्षण नायक नायिका में जो पहले दूसरे का अधर चुम ले वही जीतेगा। तत्र जिता सार्धरुदितम करम बलादाहता पुनरप्यस्तुपर्ण एते। तत्रापि जिता। द्यूतकलह। यदि नायिका चुंबन द्यूत में पराजित हो जाए तो हाथों को नचा नचाकर रोने लग जाए, पति को ठेलकर एक ओर कर दे, दांतों से उसे काट ले और दूसरी ओर मुख कर ले। यदि पति अनुनय विनय करे तो उससे वाग्युद्ध प्रारंभ कर दे और पुनः बाजी लगाने को कहे। यदि दोबारा भी पराजित हो जाए तो पहले से गना कलह और कोत्नाठलनत विश्रब्धस्य प्रलनस्य च चर्मवगृह्य दशनांतर्गतम निर्गमं कृत्वा तजयेद्वल्गेदाहरेयेत्रत्येत्प्रनर्तितश्रुणा च विचलनयनेन मुखेन वहसन्ति तानि तानि च। एति चुंबन द्यूत कलह। कपट द्यूत। निष्कपट चुंबन द्यूत में पराजित नायिका विश्वस्त या असावधान नायक के अधर को दताम के मध्य इस प्रकार पकड़े कि नायक द्वारा अधर स्वतः न निकाला जा सके। अपनी इस अप्रत्याशित जीत पर खुलकर हंसे, अपनी जीत की घोषणा करे, अधर को दांतों से काटने की धमकी दे, विलासपूर्वक शरीर को मटकाए, अधर छुड़ाने का नायक को आह्वान दे, प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करे और भौहें नचाए, आंखें चलाती और हंसती हुई राग को बढ़ाने वाली बातें कहें। इस प्रकार चुंबन द्यूत संबंधी प्रणय कलह समाप्त हुआ। एतेन नखदशन छेदय प्रहनन द्यूत कलह व्याख्याताः। नखक्षतादि का कलह चुंबन के कलह से नखक्षत, दंतक्षत और प्रहनन के को भी कह दिया गया है। नखक्षत, दंतक्षत और प्रहनन के दूतों और उनमें सन्निहित कलहों को भी यही रीति है। चंडवेगयोरेव त्वेषां प्रयोगः। नखक्षत आदि के द्यूत और कलह का प्रयोग चंडवेग वाले नायक नायिकाओं में ही होता है, क्योंकि यह उनको प्रकृति के अनुकूल पड़ता है।
तस्याम चुंबन्त्यामयमप्युतरम। उत्तर ओष्ठ चुंबन। जब नायिका नायक का अधरपान कर रही हो तो अवसर पाकर नायक भी उसके ऊपर के ओष्ठ को पकड़ ले और उसका चुंबन करे। इस प्रकार के चुंबन को उत्तर चुंबन कहते हैं। ओष्ठसंदंशिनावगृह्योष्ठद्वयमपे एति संपुटकम स्त्रियाः पुंसो श। दोनों ओष्ठों के चुंबन की विधि। अपने दोनों ओष्ठों से नायिका के दोनों ओष्ठ का चुंबन करे। यह चुंबन नायिका भी कर सकती है यदि नायक बिना मुंह वाला हो। इस प्रकार का चुंबन संपुटक कहलाता है। जिह्यास्या तासु जिह्वाम चेते। अंतर्मुख चुंबन। नायक या नायिका द्वारा समुटक चुंबन करने पर दूसरा अपनी जिह्वा को चुंबन लेने वाले के दते तालु और जिह्वा पर फेरे तो यह जिह्वायुद्ध कहलाता है। एतेन बलाद्वदनर्दन ग्रहणम दानम च। मुखदंतयुद्ध। इस जिह्वायुद्ध से मुखयुद्ध और दंतयुद्ध भी कहा दिया गया है। जिह्वायुद्ध के समान ही मुखयुद्ध और दंतयुद्ध भी समझना चाहिए। समम पीड़ितमचितम मृदु शेषात्कशुचुंबनम एति चुंबन तशो। शेषाद्ग चुंबन, शेषम, अद्रियचित और मृदु ये 4 प्रकार के चुंबन होते हैं। इस प्रकार चुंबन के भेद समाप है। सुप्तस्य मुखमवलोकयन्त्या स्वाभिप्रायेण चुंबनम। रागदीपन। सोए हुए नायक के मुख को देखती हुई नायिका द्वारा चुंबन अनुराग के दीपन, जागरण एवं रागवर्धन के कारण रागदीपन कहलाता है। प्रमतस्य विविधमानस्य सुप्ताभिमुखस्य वा निद्राव्याघातार्थम। चलितक। जब नायक नायिका को ओर से असावधान हो, उससे विवाद में लीन हो, उससे विमुख होकर किसी अन्य विषय में संलग्न हो अथवा सोने को तत्पर हो तो उसे नींद से जगाने के लिए अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने, विवाद समाप्त करने एवं तनद्रा दूर करने, उसे भोगरत बनाने के लिए जो चुंबन होता है उसे चलितक चुंबन कहते हम। चिररात्रावागतस्य शयनसुपायाः स्वाभिप्राय चुंबनम। प्रातिबोधिक। रात को देर से लौटा नायक शैया पर सोई हुई नायिका का चुंबन अपने अभिप्राय से करे तो वह चुंबन प्रातिबोधिक कहलाता है। सापितु भावजिज्ञासार्थिनी नायकस्यागमन कालम संलक्ष्य व्याजेन सुप्ता। इसको विधिनायक के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नायिका उसके आगमन काल को जानकर बहाना बनाकर सो जाए। आदर्शम कुड्य सलिले वा प्रयोज्यायाश्छायाचुंबनमाकार प्रदर्शनार्थमेव। छायाचुंबन प्रेम प्रदर्शनार्थ दर्पण, दीवार या जल में पड़ रही नायक या नायिका को छाया का चुंबन करना चाहिए। यह छायाचुंबन कहलाता है। बालस्य चित्रकर्मणः प्रतिमायाश्च चुंबनम संक्रांतकमालिघ्घनम च। संक्रांतक चुंबन बालक, चित्र और प्रतिमा के चुंबन और आलिंगन के बहाने अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। यह संक्रांतक चुंबन या आलिंगन कहलाता है। तथा निशिपेक्षण के स्वजन समाजे वा समीपे गतस्य प्रयोज्याया हस्तांगुलिचुंबनम संविष्टस्य वा। अद्भलिचुंबन रात्रि में होने वाले खेल तमाशे या स्वजन संबंधियों के मध्य आयोजित कार्यक्रम में समीप में आए या साथ साथ होने पर नायक या नायिका के हाथ की अंगुली को और सोते हुए के पैर को अंगुली का चुंबन करम प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। इसे ही अंगुली चुंबन कहा जाता है। समवाहिकायास्तु नायकमाकारयन्त्या निद्रावबशादकामाया एव तस्योर्वोर्वदनस्य निधानमुरुचुंबनम चेत्याभियोगिकानि। संवाहिका की प्रेमाभिव्यक्ति। यदि संवाहिका हाथ पैर दबान वाली स्त्री नायक से प्रेम करती हो तो अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए निद्रा के बहाने उसको जांघ पर अपना सिर रख दे और फिर उसे चूम ले। यह सब मिलन के उपाय हम। भवति चात्र श्लोकः कृते प्रतिकृतं ताडिते करणेन च तेनैव चुंबित। इस विषय में एक आनुवंश्य श्लोक है। समागम के समय राग भाव उद्दीप करने के लिए नायक जो भी करे नायिका को वही करना चाहिए। यदि नायक हस्तप्रहार करे तो नायिका को भी उसी प्रकार हस्तप्रहार करना चाहिए। नायक जिस रीति से चुंबन करे नायिका को भी उसी रीति से चुंबन करना चाहिए। चुंबनादि विकल्प प्रकरण नामक तृतीय अध्याय संपन्न। चतुर्थम अध्याय नखक्षत आदि प्रकरण राग वृद्धौ संघर्षात्मकम। नखक्षत का स्वरूप नायक नायिका में राग जाने पर परस्पर संघर्षात्मक रूप में नखक्षत किए जाते हम। तस्य प्रथम समागमे प्रवास प्रत्यागमने प्रवासगमने क्रुद्धप्रसनायां मतायां च प्रयोगः न नित्यम चंडवेगयोः। समय और स्थान। प्रथम समागम में प्रवास से लौटने पर, प्रवास पर जाते समय, मानवती नायिका के प्रसन्न होने पर और नायिका के काम या मद से उन्मत्त होने पर नखक्षतों का प्रयोग होता है। मंदवेग नायक नायिकाओं में इनका सदैव प्रयोग नहीं होता। चंडवेग नायक नायिका ही इसका नित्य प्रयोग कर सकते हैं। तथा दशनच्छेद्यस्य सात्म्यवशाद्वा।
नखक्षतोम के समान इन्हीं परिस्थितियों में ही दंतक्षतोम का भी प्रयोग किया जाता है। तदाच्छुरितकमर्धचंद्रो मंडलम रेखा व्याघ्रनखम मयूरपदकम शशप्लुतकमुत्पलपत्रकमेते। नखक्षत के 8 भेद आच्छरितक, अर्धचंद्र, मंडल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपदक, शशप्लुतक और उत्पलपत्रक। कक्षौ स्तनौ गलः पृष्ठम जघनमुरुच स्थानानि। नखक्षतोम के वे स्थान कख, स्तन, ग्रीवा, गला, पीठ, जोध और उरु, जोधोम के जोड़ या योनिस्थल। प्रवृत्तरति चक्राणाम न स्थानमस्थानं वा वित्तात् इति सुवर्णनाभः। समागम में प्रवृत्त व्यक्तियों, नायक एवं नायिका को यह ज्ञान ही नहीं रहता कि कहाँ नखक्षत करने चाहिए और कहाँ नहीं, ऐसा आचार्य सुवर्णनाभ का मत है। सव्यहस्तानि प्रत्यग्रशिखराणि द्वित्रिशिखराणि चंडवेगयोर्नखानि स्युः। नखों का आश्रय और स्वरूप चंडवेग नायक नायिकाओं के नाये हाथ के नख लंबे और नुकीले होते हैं और उनमें 2-3 नोकें निकली रहती है। अनुगतराज सममुज्ज्वलमलिनम विपाटितम विवर्धिष्णु मृदुसिनिग्धदर्शनमिति नखगुणाः। अच्छे नखों में ये गुण मध्यवती रेखाएं भिन्न वर्ण वाली न हो, समतल हो, ऊंचे नीचे न हो, सहज कांति से युक्त हो, स्वच्छ हो, कटे फटे न हो, बढ़ने वाले हो, सुकोमल हों और देखने में चिकने हों। दीर्घाणि हस्तशोभिन्यालोके च योषितां चित्तग्राहिणी गौडानां नखानि स्युः। गौड़ देशवासियों के बड़े बड़े नख स्वभाव से ही हाथ को शोभित करने वाले तथा देखने मात्र से स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाले होते हैं। ह्रस्वानि कर्मसहिष्णुनि विकल्पयोजनासु च स्वेच्छापातिने। दक्षिण देशवासियों के नख छोटे तथा अर्धचंद्र आदि नखक्षतों में मनोनुकूल चलने वाले होते हैं। मध्यमान्युभय भांजे महाराष्ट्र काणामेते। महाराष्ट्रवासियों के नख मध्यम प्रकार के होते हैं, न गौडों के समान दीर्घम आकार के होते हैं और न दाक्षिणात्यों के समान हस्व आकार के। तैः सुनियमितेरनुदेशे स्तनयोरधरे वा लघुकर्णमनुदगतलेखम रोमांचकरमन्ते। आच्छुरितक, हाथ को अंगुलियों को एक साथ मिलाकर कपोल, स्तन या अधर पर ऐसा हल्का स्पर्श किया जाए कि शरीर रोमांचित हो उठे, लेकिन क्षत न हो, और नखों के परस्पर टकराने से चटचट शब्दबद्ध, उसे आच्छुरितक नखक्षत कहते हैं। प्रयोज्यायां च तस्यांक संवाहने शिरसः कंडूयने पटकभेदने व्याकुलीकरणे भीषणेन प्रयोगः। अवस्थानुरूप प्रयोग जब नायक का शरीर दबा रही हो, सिर खुजा रही हो, मुँह से फोड़ रही हो अथवा जब उसे कामोत्तेजित करना हो, तब इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। इसका प्रयोग नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को उत्तेजित करने में कर सकते हैं। ग्रीवायाम स्तनपृष्ठे च वक्रो। अर्धचंद्र और उसका स्थान जब गले और स्तनों पर अर्धचंद्र के समान नखों से चिह्न अंकित किया जाए तो उसे अर्धचंद्र कहते हैं। तावेव द्वौ परस्पराभिमुखो। मंडल जब 2 अर्धचंद्र परस्पर सम्मुख अंकित किए जाते हैं तो उसे मंडल कहते हम। नाभिमूल ककुंद्रवंक्षणेषु तस्य प्रयोगः। नाभिमूल, ककुंदर, नितंबगर्त और उरुसंधि योनि पर इसका प्रमुख रूप में प्रयोग होता है। सर्वस्थानेषु नातिदीर्घा लेखा। लेखा नखों से अंकित रेखा जो बहुत लंबी न हो, लेखा कहलाती है। ऐसे नायिका के किसी भी अद्ध में अंकित किया जा सकता है। शैव वक्रा। व्याघ्रनख यदि लेखा स्तन के मुख चुचक से ऊपर की ओर कुछ टेढ़ी हो तो व्याघ्रनख कहलाती है। पंचभिरभिमुखैर लेखा चुचुकाभिमुखी। मयूरपद कपाचों नखों से स्तनों को पकड़कर खींचने से स्तनम के मुख चुचक पर बनी रेखाएं मयूरपदक कहलाती है। तत्संप्रयोगश्लाघायाः स्तनचुचुके सत्निकृष्टानि पंचनखपदानि। शशप्लुतक समागम को प्रशंसा चाहने वाली नायिकाओं के स्तनों के चुचुकों पर खिंची है 5 नखों को रेखाएं शशप्लुतक कहलाती है। स्तनपृष्ठे मेखलापथे चोत्पलपत्नाक्रे। उत्पलपत्रकस्तनों एवं कमर में नखों से अंगित कमल को आकृति का चिह्न उत्पलपत्रक कहलाता है। पूर्वोः स्तनपृष्ठे च प्रवासं गच्छतः स्मारणीयकं संहताश्चतस्रस्तिस्नो वा लेखाः एति नखकर्माणे। स्मारणीयक प्रवास जाते समय पुरुष स्त्री के स्तनों और जोधों पर स्मृति के लिए मिली है 3 या 4 रेखाएं खींच देते हैं। स्मृति के लिए होने के कारण ये स्मारणीयक कहलाते हैं। नखक्षत के भेद समाप हुए। आकृति विकारयुक्तानि चान्यान्यपि कुर्वीत। इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को आकृति के चिह्न भी बनाने चाहिए। विकल्पानामनंतत्वादानन्त्याच कौशलविधिरभ्यासस्य च रागात्मकत्वाच्छेद्यस्य। भेद और कौशल की अनंतता। नखक्षत के भेद अनंत है, कौशल को भी कोई सीमा नहीं है और यह व्यक्ति के अभ्यास पर निर्भर करता है। फलतः उससे सभी स्थलों पर और सभी
प्रकार के नखक्षत करने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि कामातुर होकर ही नायक नखक्षतों का प्रयोग करता है, अतः उसके समस्त भेदम को समीक्षा विवेचना कौन कर सकता है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। भवति हि चित्रापेक्षा वैचित्याच्च परस्परं रागो जनयेतव्यः, वैचक्षण्ययुक्ताश्च गणिकास्तत्कामिनश्च परस्परे प्रार्थनीया भवन्ते। धनुर्वेदादिष्वपे हे शस्त्रकर्मशास्त्रेषु वैचिन्द्रयमेवापेक्ष्यते किं पुनरिंहेति वात्स्यायनः। वात्स्यायन का मत सामान्य अवस्था में ही नहीं, रागावस्था में भी वैचित्र्य को अपेक्षा रहती है, क्योंकि वैचित्र्य से ही नायक और नायिका परस्पर राग कामोद्रेक को उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि कामकला निपुण गणिका और क्रियाविदग्ध कामी दोनों एक दूसरे को कामना करते हैं। जब शस्त्रकर्म से संबद्ध धनुर्वेद आदि शास्त्रों में भी शस्त्र संचालन का वैचित्र्य अपेक्षित रहता है, तब कामशास्त्र में, जिसका उद्देश्य ही नवीनता और सरसता से प्रेम और काम की अभिवृद्धि करना है, कला नैपुण्य और क्रियावैचित्र्य का महत्व क्यों न अपेक्षित हो, ऐसा महर्षिं वात्स्यायन का मतः। न तु परपरिगृहीतास्वेवं प्रच्छनेषु प्रदेशेषु तासामनुस्मरणार्थ रागवर्धनाच्य चौर्यरतिमें क्षत निषेध पर किया नायिका में नखक्षत दंतक्षत आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्मृति एवं अनुरागवर्धन के लिए केवल गुह्य स्थानों पर नखक्षत बना देने चाहिए, अन्यत्र नहीं। नखक्षतानि पश्यन्त्या गृढस्थानेषु योषितः चिरोत्सुष्टाप्यभिनवा प्रीतिर्भवति पेशला। नखक्षतों की प्रशंसा गुह्य स्थानों में नखक्षतम को देखकर तरुणी को त्यागी है पुरातन प्रीति भी सहज रूप में नवीन हो जाती है। चिरोत्सृष्टेषु रागेषु रागायतन संस्मारे यदि नायिका के शरीर पर राग के आश्रय रूप गुण यौवन आदि का स्मरण कराने वाले नखक्षत न हों, तो त्यागी हुई पुरातन प्रीति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। पश्यतो युवतिम बहुमानः परस्यापि रागयोगश्च जायते। नखों से चिदहित स्तनों वाली तरुणी को दूर से ही देखकर अपरिचित पुरुष में भीम उसके प्रति समान और अनुराग उत्पन्न हो जाता है। पुरुषश्च प्रदेशेषु नखचिदहिर्विचिद्धितः चितं स्थिरमपि प्रायश्चलयत्येव योषितः। इसी प्रकार यदि पुरुष के विभिन्न अद्धों में नायिका के नखक्षत अंकित हों, तो स्त्रियों का स्थिर मन भी प्रायः चलायमान हो जाता है। पटुतरम किंचिदस्ते नखदंत समुत्थानां कर्मणां गतयो यथा। पुरुष और स्त्री की कामवासना को वृद्धि में नखक्षत और दंतक्षत जितने सहायक होते हैं, उतनी अन्य कोई उपक्रिया नहीं। नखक्षतादि प्रकरण नामक चतुर्थम अध्याय संपन्न। शून्यं पचम ध्यास दशनक्षत विधि प्रकरण उत्तरोष्टमंतर्मुखम नयनमिति मुक्त्वा दशनर्दन स्थानानि। दंतक्षत के स्थान, ऊपर का ओष्ठ, अंतर्मुख मुख का आंतरिक भाग, तालु आदि और नेत्र, इनके अतिरिक्त शेष सभी स्थान जो चुंबन के लिए बताए गए हैं, दंतक्षत के भी स्थान हम समाह स्निग्ध छाया रागग्राहिणी युक्त प्रमाणा निश्चिद्रास्तीक्ष्णाग्रा इति दशन गुणाः। दांतों के गुण 6 दोतों के गुण ये है, दांत ऊंचे नीचे न होकर होने चाहिए, साफ और चमकीले होने चाहिए, पान आदि की लालिमा को शीघ्र ही पकड़ने वाले होने चाहिए, बहुत पतले और बहुत मोटे न होकर सुंदर आकार के होने चाहिए, परस्पर सटे हैं और नुकीले होने चाहिए। कुंठा राजुदगताः परुषाः विषमाः श्लक्ष्णाः पृथवो विरला इति च दोषाः। दांतों के दोषकुंठित, अतीक्ष्ण या भोरे हो, तीक्ष्ण न हो, दंतपंक्ति से बाहर निकले है हो, स्वाभाविक चमक से रहित हो या रूक्ष हो, ऊंचे नीचे या खुरदुरे हो, बहुत पतले या बहुत मोटे हो और विरल हो। वृडकमुच्चूनकम बिंदुर्बिंदुमाला प्रवालमणिर्मणिमाला खंडाब्रकम वराहचर्वितकमिति दशन छेदन विकल्पाः। दंतक्षत के 8 भदग्रेउडक, उच्छ्नक, बिंदु, बिंदुमाला, प्रवालमणि, मणिमाला, खंडाब्रक और वराहचर्वितक नातिलोहितेन रागमात्रेन विभावनीयम। वृडक जब अधर को इस प्रकार तापूर्वक